ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो अभी अपन देखते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। ठीक, देखो यहाँ पे तो इनको हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। कहाँ पे डिस्कस करा था? जीओसी में इनके बारे में डिस्कस करा था जब हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे। क्या बताया था मैंने कि ये जो है एकदम कार्बोकैटायन की तरह वर्क करता है। ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो sp2 होगा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे। लेट्स से एक्स वाई जेड कोई 3 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। कैसा होगा? प्लेनर होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो p ऑर्बिटल है, दिस p ऑर्बिटल विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, जो प्लेन हमने ले रखा है यहाँ पे एक्स वाई जेड और कार्बन जिस प्लेन में होंगे, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, उसके परपेंडिकुलर ये p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और हम बात कर चुके हैं इसकी कि ये ऑलमोस्ट किसकी तरह वर्क करता है? कार्बोकैटायन की तरह। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है? रीअरेंजमेंट में। कार्बोकैटायंस कैन रीअरेंज, फ्री रेडिकल्स कैन नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब फ्री रेडिकल की अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखो, फ्री रेडिकल्स दो टाइप की रिएक्शंस कर सकते हैं। वन इज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज डिसप्रपोर्शनेशन। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है? जहाँ पे सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा अपने पास और रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम पहले बात करते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है। मतलब कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई रिएक्शन करना चाहेगा फ्री रेडिकल तो वो कौन सी रहेगी? कॉम्बिनेशन। अभी अपन इसको देखते भी, अपन प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन क्यों करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो, ये रिएक्शंस हम कब बात कर रहे हैं? जब फ्री रेडिकल हमारे पास बन चुका है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक रेडिकल है आर रेडिकल और एक और रेडिकल है आर रेडिकल। ये सिंपली कंबाइन कर गए इस तरीके से, एल्केन बना रहे हैं। ये ऐसे समझ लो कि ये अपने पास एक रेडिकल है, ठीक है, और ये अपने पास एक और रेडिकल है। ये सिंपली क्या करे? ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर गए और कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, अब इस रिएक्शंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमको रिएक्शन को कराने के लिए किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेडिकल तो हम ये अज्यूम तो कर रहे हैं कि रेडिकल बन चुके हैं ऑलरेडी। अब अगर रेडिकल बन चुके हैं तो देखो, कोई नया बॉन्ड टूट नहीं रहा है, सिर्फ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? नो बॉन्ड इज ब्रेकिंग। ठीक है, ओनली अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ओनली अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्मिंग। तो अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ओनली इट इज रिलीज्ड। अब देखो कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे एक निकल कर आता है हमारे पास। यही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मैं इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी देर के बाद, पहले डिस्प्रपोर्शनेशन भी देख लेते हैं। ये बात तो हमको समझ में आई कि कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, क्योंकि कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। सिर्फ एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। वो भी कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो फ्री रेडिकल शो कर सकते हैं वो कौन सी रिएक्शंस हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन एक तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन को इन्वॉल्व करता है। किस तरीके से? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3 CH3 CH3, ये एक रेडिकल है, और एक रेडिकल और ले लेते हैं हम, CH3 CH3
CH3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कॉम्बिनेशन तो करता तो क्या प्रोडक्ट बनाता जो हम अभी पढ़ कर आए हैं, इस तरीके से बॉन्ड बन जाता और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाता। ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डिसप्रपोर्शनेशन की। देखो डिसप्रपोर्शनेशन कैसे होगा, इनको हम बोल देते हैं अल्फा कार्बन और ये होते हैं बीटा। तो यहां से ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, तो किसी को भी बीटा बोलो। इस पॉइंट से देखो, मैं यहां पे इसको इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है, इस तरफ करके बना लेते हैं, या चलो इस तरफ करके बना लेते हैं। CH3 CH2 और ये H, ठीक है। और इधर क्या मॉलिक्यूल था हमारे पास? C रेडिकल, CH3 CH3 CH3, ठीक। अब देखो क्या होगा, स्लोली ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपना क्या करने लगेगा? वीक होने लगेगा, ट्रांजिशन स्टेट वाला, और इसके साथ फॉर्मेशन होने लगेगी। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड था एक तरीके से इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराया हमने, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन अब चला गया इस वाले कार्बन के साथ और यहां बन जाएगा रेडिकल। अगर मैं इसका फिर प्रोडक्ट बनाता हूं तो क्या बना, इस C पे लग गया H, CH3 CH3, तो इसने तो हाइड्रोजन गेन करा, इसका क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन। दूसरे मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो यहाँ पे CH2 रेडिकल, ये C रेडिकल ऑलरेडी था, सॉरी यहाँ पे रेडिकल था, और ये CH3 CH3, ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या करेगा? आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या मिल गया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने H को रिलीज करा है और इसने H को गेन करा है, तो सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये क्या फॉर्म हुआ अपने पास? एक एल्केन फॉर्म हो गया बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? एल्कीन फॉर्म हो गया बाय रिमूविंग हाइड्रोजन या डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक करा, वन बॉन्ड ब्रेक्स, और इधर अगर हम देखें तो एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ, वन बॉन्ड फॉर्म्स। इसका मतलब इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है। तो ये कंपेयर करना कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी और कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ग्राफिकली समझना चाहें, देखो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा? दो टाइप की रिएक्शंस जो हमने बात करी वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज डिसप्रपोर्शनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज ओनली रिलीज्ड, एनर्जी इज ओनली रिलीज्ड। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या बात करी हमने? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म भी हुआ है तो एज वेल एज रिलीज, एज वेल एज रिलीज्ड। अब एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, रिलीज ज्यादा हुई है, वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा प्योरली। लेकिन अब अगर मैं ग्राफिकली समझूं इसको, जो हम ये एनर्जी कर्व बनाते हैं, पहले भी बना चुके हैं, दिस इज एनर्जी, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको कोई एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करानी पड़ रही, तो ये वाला पोर्शन ग्राफ का नहीं आएगा मेरे पास। वहीं पे अगर इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इसके लिए अगर हम एनर्जी कर्व प्लॉट करते हैं, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अब ये जरूरी नहीं है नीचे जाए, मैंने बनाया है क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्ट स्टेबल ही होना चाहिए। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन आएगा इधर। बात समझ में आ रही है? अब खुद से बताओ कि इन दोनों में से विच प्रोसेस विल बी इजी? ऑब्वियसली दिस, ये प्रोसेस अपने आप होगा। इसलिए हमने क्या बोला था कि रेडिकल की नेचुरल टेंडेंसी किस चीज की होती है? कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो देखो चीजें याद नहीं करनी है, अपन उनको बहुत इजीली समझ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा एनर्जी और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझ जाएं।
बॉन्ड टूटने और बनने का कंसेप्ट समझ जाएं तो हमको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। जो एक मिसकंसेप्शन है केमिस्ट्री के लिए कि एक्सेप्शन केसेस हैं भर भर के याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लॉजिकली सोचोगे बिल्कुल बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे अपने आप से एक चीज़ बताओ, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ी, यहाँ पे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूँ, तो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? डिस्प्रपोर्शनेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन को तो चाहिए ही नहीं टेम्परेचर या एनर्जी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब फिर कौन सी रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे? कॉम्बिनेशन के, क्योंकि इसको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये वाला पोर्शन आ ही नहीं रहा इसमें। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो अब इनको अगर अपन ऐसे देखें, CH3 या फिर CH3 CH2 रेडिकल 1 डिग्री है, इन दोनों की टेंडेंसी क्या रहेगी? कॉम्बिनेशन से मेजर प्रोडक्ट बनाने की। ठीक है। और अगर हम 2 डिग्री की बात करें, CH3 CH रेडिकल CH3, ये 2 डिग्री है, ये क्या करेगा? ये दोनों से प्रोडक्ट बना सकता है। इस पे प्योरली ये वाली कंडीशन डिपेंड करेगी। ये टेम्परेचर वाली कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर 2 डिग्री। अब 2 डिग्री में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन वाला मेजर हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर रहे होंगे तो कॉम्बिनेशन वाला मेजर हो जाएगा। और जो 3 डिग्री रहेगा हमारे पास, जो अभी हमने एग्जाम्पल में लिया इस तरीके से, दिस इज अ 3 डिग्री रेडिकल, इसकी टेंडेंसी मेनली क्या रहेगी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करने की। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन परफॉर्म करने की। क्लियर है ये बात? ठीक है। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। चलो जैसे कुछ क्वेश्चंस देखे जाए तो पहला क्वेश्चन, मान लो अगर मैं इस तरीके से एक मॉलिक्यूल दे देता हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रेडिकल है और यहाँ पे रेडिकल है। अब इसके लिए सबसे परफेक्ट केस क्या रहेगा? अगल बगल में रेडिकल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना ले। तो ये रिएक्शन बेसिकली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही हो गई, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसने और कुछ दिमाग नहीं लगाया। ठीक है। सेकंड देखो, अब जैसे कि यहाँ पे अपन सिंपल सा ये ले लेते हैं, एप्लीकेशन है जो अपन ने अभी थियरी में पढ़ा है उसी की, और कुछ नहीं है। CH2 रेडिकल CH3 1 डिग्री 1 डिग्री, क्या करना चाहिए इसको? कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। थर्ड, ये ले लो PHCH2 रेडिकल CH2 रेडिकल, सॉरी और PH ले लिया, क्या करेगा? कॉम्बिनेशन कर लेगा इस तरीके से। ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि लेट से अगर मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देता हूँ कि अपने पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें यहाँ पे रेडिकल है। ठीक है, इसके 2 मोल्स ले लिए अपन ने। अब इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? देखो ये 2 डिग्री है, तो ये क्या करेगा? दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। पहला प्रोडक्ट कैसे? कॉम्बिनेशन से, तो कॉम्बिनेशन इस तरीके से सिंपली कॉम्बिनेशन हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और साथ में क्या बनाएगा? ये तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया? दिस इज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और क्या फॉर्म करेगा? ये डिस्प्रपोर्शनेशन भी करेगा, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री। तो डिस्प्रपोर्शनेशन अगर करता है तो उसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन गेन कर लेता है, तो ये इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बना लेगा, और दूसरा बनता है एल्कीन, इस तरीके से एल्कीन बन जाएगा। तो ये क्या प्रोडक्ट आ गए अपने पास? दीज विल बी डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। अब 2 डिग्री में जैसे हमने बात करी थी, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा दे रखा होगा तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट, अगर टेम्परेचर कम दे रखा होगा तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे, जैसे देखो एक क्वेश्चन और देखो, जिनमें कि सेम ही मॉलिक्यूल में हमको रेडिकल दे रखा हो। जैसे कि एक एग्जांपल तो मैंने ले लिया था, इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। एक एग्जांपल अपन देखो कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि यहाँ पे रेडिकल है और एक रेडिकल मुझे ये दे रखा है।
अब ये सेम मॉलिक्यूल में ही दो रेडिकल आ रहे हैं तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर प्रेफर करेगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपस में इस तरीके से इसने कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करी, दिस इज कॉम्बिनेशन। और क्यों करी, ये भी 1 डिग्री था और ये भी 1 डिग्री था। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये और कुछ नहीं है, इन्होंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि अलग से रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। लेट्स से कि एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, 6th क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो ये साइक्लोहेक्साइल, ये कैसा रेडिकल है, 3 डिग्री। तो अब अपने आप से चमकना चाहिए, ये कैसी रिएक्शन करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी कैसा है, 3 डिग्री। तो दिस शुड परफॉर्म डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन गेन करेगा तो एज इट इज ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, और एक बनाएगा एल्कीन। अब देखो इस वाले केस में क्या है, एल्कीन बनाने के लिए एक पोजीशन ये वाली है, ये है, ये दोनों आइडेंटिकल है, और एक पोजीशन ये भी है। ठीक है, तो अगर मैं ये एल्कीन बनाता हूं, एक बारी दोनों बना के देखो, और एक हम ये एल्कीन बनाते हैं। इस वाले एल्कीन में अल्फा एच कितने आ रहे हैं मेरे पास, 4, और इस एल्कीन में अल्फा एच कितने आ रहे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, 7। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्म नहीं होगा, ज्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगी, इस चीज का ध्यान रखा जाए। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से ले लें, अभी तक तो मैंने जो इंट्रामॉलिक्यूलर वाली रिएक्शंस ली हैं उसमें रेडिकल आसपास में था, ये ले लिया, दोनों 1 डिग्री। क्या प्रेफर करेगा, कॉम्बिनेशन ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी कर सकता है, लेकिन फिर वो इंटर रिएक्शन हो जाएगी, और इंट्रा का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, तो ये पहले क्या प्रेफर करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो क्या करेगा, इस तरीके से यहां पे ब्रिज हेड पोजीशन पे कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना फ्री रेडिकल में। तो अब देखो फ्री रेडिकल पे बेस्ड जो रिएक्शंस होती हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने पास आएगी वुड्स रिएक्शन। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन, ठीक, पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूं रिएक्शन का क्या होगा। एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन होती है, ये किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर देखो अपने आप से ही समझ में आ जाना चाहिए, ड्राई हम स्पेसिफिकली यहाँ पे जोर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि सोडियम ले रखा है। सोडियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो गई बहुत हीट जनरेट करता है, इनफैक्ट ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ईथर कैसा ले रहे हैं, ड्राई। अब किताब में इस तरीके से एक बक्सा बना के रिएक्शन कंप्लीट करा रखी होगी, क्या हुआ यहाँ से 2NX सॉल्ट की फॉर्म में निकल गया और एल्केन बन गया RR। ठीक है, तो ये हुआ इस रिएक्शन का स्ट्रक्चर कि इस तरीके से हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो देखो क्योंकि मेटल इन्वॉल्व है और हाईली रिएक्टिव मेटल इन्वॉल्व है, तो ये सबसे पहला काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सेकेंड स्टेप में देखो अब क्या होगा, जो हमने हेलाइड ले रखा है एल्काइल हेलाइड, यहां पोलैरिटी डेवलप होएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, और सोडियम से मिला है अपन को इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करने की कोशिश करेगा, क्लोरीन पे या कार्बन पे, काफी ऑब्वियस सी चीज है, डेल पॉजिटिव कार्बन पे बन रहा है, कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं कि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। खैर अभी हमने लिविंग ग्रुप्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो हम जब एसिड रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पे देखते हैं। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा। अब क्लोरीन अगर यहां से बाहर चला गया तो पहले तो देखो कार्बन के पास क्या हुआ, एक रेडिकल चला गया, पॉजिटिव चार्ज आता, पॉजिटिव की जगह इस पे रेडिकल चला गया, ये बाहर निकला। ठीक है, तो अगर ये बाहर निकला है क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब लेट से कि ये जो मेरे पास यहाँ पे ये कार्बन बन रहा है ये 1 डिग्री था, तो ये क्या प्रेफर करेगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि 1 डिग्री था, अगर ये 3 डिग्री होता तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा, वहां पे कोई भी चेंज नहीं है।
लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वुड्स रिएक्शन अपन पढ़ते हैं वो 1 डिग्री के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ देर के लिए समझ लो कि ये 1 डिग्री है। ठीक, ये कोई और ग्रुप्स नहीं है, ये हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर ये 1 डिग्री है यहाँ पे, तो व्हाट इट विल डू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, Cl माइनस जो बना Na प्लस बना था यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, NaCl बना लेंगे। क्लियर है ये बात। अब ये तो यहाँ पे एक ही के लिए लिखा है मैंने रिएक्शन, दूसरा रेडिकल भी इसी तरीके से फॉर्म होगा तो 2NaCl हो जाएंगे। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ड्राई ईथर क्यों लिया है, यहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए। रीजन चाहो तो लिख लो, चलो देखो रीजन यहाँ पे लिख लो, क्योंकि रीजन क्या है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन अगर वाटर के साथ कांटेक्ट में आ गया तो यहां पे वो कर लेता है रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इस तरीके से, सोडियम चला गया +1 में। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, ईथर, क्योंकि ये क्या है, एक इनर्ट सॉल्वेंट भी है। अब देखो पूरी रिएक्शन में इसका कहीं काम नहीं आया, लेकिन इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ मीडियम। दिस इज यूज्ड एज अ मीडियम। कैसा सॉल्वेंट है ये, एक इनर्ट सॉल्वेंट है, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं कर रहा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इनर्ट सॉल्वेंट है, कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं कर रहा, इसकी वजह से एल्काइल हैलाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रिएजेंट हमने क्या लिया है यहाँ पे, ड्राई ईथर। ठीक है ये बात। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो Rx है, दीज Rx आर सिमिलर। ऐसा नहीं है कि ये मैंने अलग आर ले रखा और ये अलग आर ले रखा, क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर है। चलो इसको अपन अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स में ही देख लेते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। सबसे पहली चीज देखी जाए, देखो अब ऐसा पहले यहां पे समझो, ये जो आर आर है ये जनरली हमारे पास क्या होता है, इट इज अ सिमेट्रिकल एल्केन। ये एक सिमेट्रिकल एल्केन होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने आर एक्स लिया था, तो इसमें ये जो आर है ये सिमिलर आर है। ठीक है, या ऐसे समझो कि ये वाला मॉलिक्यूल यहां से हम बना सकते हैं, ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन करा के, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट रेडिकल कंबाइन करा के। लेकिन यहां से ये प्रिपेयर करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये एक अलग आर से आएगा और ये एक अलग आर से आएगा। अब देखो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम सवाल कर सकते हो कि अगर मान लो मैं अलग अलग आर ले लेता हूं तब क्या दिक्कत है। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, इसको अपन समझते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल का केस लेके चलते हैं, तो ये बनाने के लिए मुझे एक ये हेलाइड लेना पड़ेगा और दूसरा हेलाइड मुझे ये लेना पड़ेगा। ठीक है, +2Na। अब यहां से रेडिकल्स क्या बनेंगे, देखो इससे बनेगा CH3 रेडिकल और इधर से क्या आएगा, CH3 CH2 रेडिकल। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये रिएक्शन है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि तुमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया और इसका एक मॉलिक्यूल लिया, ये तो बहुत ही एब्सर्ड सी बात हो गई। ठीक है, बहुत मूर्खों वाली बात हो गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ रहे हो बात मेरी। तो अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, ये हम बोल सकते हैं, ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, अब देखो अगर सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो CH3 अपने ही CH3 के साथ कंबाइन कर जाएगा, या फिर CH3 CH2 अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा, और या फिर ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे 3 प्रोडक्ट यहां पे मिल रहे हैं। मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ ये चाहिए था, लेकिन साथ में ये दोनों भी बन गए। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि हमने कोई यहाँ पे धर्म खाना तो खोल नहीं रखा, हमको चाहिए था ये। अब ये जो दोनों आए हैं इनको सेपरेट करने की कॉस्टिंग कौन उठाएगा,
इनको सेपरेट करना पड़ेगा ना, मेरे को तो डिजायर्ड प्रोडक्ट ये था। तो ये हमारा कॉस्टिंग इंक्रीज कर रहा है। इंडस्ट्रियल मेथड्स में अगर मैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर टाइप का एल्केन बनाना है मुझे, तो ये जो दोनों एल्केन अलग से यहाँ पे आ रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा। उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या कोई भी प्रोसेस में यूज़ करता हूँ तो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बैठ रही है। सो दिस इज नेवर अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये अनसिमेट्रिकल एल्केन का केस था। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए वुड्स रिएक्शन इज नेवर प्रेफर्ड। हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे तो फिर कौन सा मेथड यूज करा जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये कि आर जो होता है ये 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि 3 डिग्री जो है वो क्या कोशिश करेगा, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था जब मैंने रिएक्शन का स्ट्रक्चर बनाया था? आर आर। तो ये तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये हमेशा कैसा रहना चाहिए? 1 डिग्री। तो अब समझ में आ गया होगा क्यों मैं बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट 1 डिग्री रहना चाहिए। नहीं आया तो यहाँ पे लिख भी लो, क्योंकि अगर 3 डिग्री होगा तो इट विल कॉज डिस्प्रपोर्शनेशन। फिर डिस्प्रपोर्शनेशन में हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, फिर उनको सेपरेट करने की कॉस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। और प्रोडक्ट ये आएगा वुड्स रिएक्शन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक तरीके से एक्सेप्शन बोल भी सकते हो उसको तुम, लेकिन अपन जब किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको एक्सेप्शन बोलना चाहिए। देखो अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं, इसमें अगर मैं यही रिएक्शन कराता हूं और यहां मैंने अगर ले लिया होता ड्राई ईथर। अब देखो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने के कारण क्या करेगा, ये पूरा आर है यहाँ पे, ये बात तो समझते हो, ये आर है और ये मेरा एक्स है। तो इस लोन पेयर के यहाँ कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। बोलो हाँ या ना। अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, ये आर एक्स का बॉन्ड ब्रेक होता था तभी आर रेडिकल फॉर्म हो रहा था। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। और ज्यादा एनर्जी देने पे ड्राई ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। क्या परेशानी हो जाएगी? तुमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ईथर बॉयल कर जाएगा, ईथर विल बॉयल आउट। अगर ईथर बॉयल कर गया तो हमारा मीडियम खत्म हो गया। अब अगर मीडियम खत्म हो गया तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहां पे हम सॉल्वेंट जो है वो ड्राई ईथर ना यूज करके हम सॉल्वेंट यहां पे क्या प्रेफर करते हैं? THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन स्ट्रक्चर समझना चाहो तो ये होता है। बायोमोलिक्यूल्स में भी जैसे आता है फ्यूरानोज वगैरह, तो वो इसी फ्यूरेन के स्ट्रक्चर से ही उसका नेम दिया जाता है। THF यूज करने का सिर्फ एक रीजन है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि हमको ऐसा मीडियम यूज करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा हो, और सॉल्वेंट, और वो इनर्ट भी हो। ठीक है। तो देखो मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं करे हैं। पहले ईथर था, कार्बन कार्बन की ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड लिंकेज, फ्यूरेन लिया, कार्बन कार्बन की ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड लिंकेज, सेम ही चीज ली है, बस यहाँ पे क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो ये इवेपोरेट नहीं होगा या बॉयल आउट नहीं होगा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं THF लेता हूं तो फिर हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट विल बी आवर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, इस तरीके से। अदरवाइज रिएक्शन एग्जॉस्ट हो जाती क्योंकि मीडियम हमारा बॉयल कर जाता। ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट अगर हम देख लें, जैसे मान लो कि अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F। इसमें हमको ये कंपेयर करना है कि वुड्स रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगी, मतलब बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज तो हम समझ ही रहे हैं यहाँ पे कि हेलोजन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर जाता है तब आर रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो इनमें सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा? ये वाला। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड वीक हो जाता है। अपने आप समझो कि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा है और एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा है, किसको तोड़ना इजी होगा?
इस वाले को, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, इजी टू ब्रेक। तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड वीक होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। इनफैक्ट इसके साथ तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। फ्लोरीन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। समझ आ रही है बात, क्योंकि ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा। तो ये बात हुई अपनी वुड्स रिएक्शन की, ठीक है, ये हो गया अपना वुड्स रिएक्शन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन कराया हमने सोडियम ड्राई ईथर। तो अब पता है तुमको क्या होना चाहिए, RR, इसका मतलब दिस विल बी दी प्रोडक्ट, कोई तकलीफ ही नहीं। सेकंड, ठीक है, देखो अब अगर चालाकी करके एक 2 डिग्री हमको दे दिया जाए और रिएजेंट सेम है, अब 2 डिग्री है तो ये दोनों रिएक्शन करेगा। अभी पढ़कर आए हम कॉम्बिनेशन भी और डिस्प्रपोर्शनेशन भी। तो अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन हमको प्रोडक्ट तो बनाना ही है ना। तो पहला प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का ये वाला बन जाएगा, और अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो एक में हाइड्रोजन लग जाएगा और एक एल्कीन बन जाएगा। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हमारे पास, ये डिस्प्रपोर्शनेशन के, और ये जो प्रोडक्ट बने ये कॉम्बिनेशन के। क्लियर है ये बात। फिर देखो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कि यहां पे ब्रोमीन लगा दिया और इधर ब्रोमीन लगा दिया, इसका रिएक्शन कराया Na ईथर के साथ, क्या होगा। अब इसमें सेम ही मॉलिक्यूल में रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर करा देगा, जैसा हम अभी पढ़ कर आए। इस तरीके से एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन का एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक। जैसे मान लो जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था लास्ट हेडिंग में, वो क्या था, उसमें मैंने ऐसा रेडिकल लिया था। तो अब देखो इसके लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो ये मॉलिक्यूल दे दिया, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, इसका रिएक्शन करा दिया हमने सोडियम ड्राई ईथर के साथ। अब क्या होगा, पहले यहाँ से रेडिकल बनेंगे, ये रेडिकल और ये रेडिकल बन गया वही रेडिकल। फिर क्या होगा, दोनों 1 डिग्री है, कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, तो इंट्रामोलिकुलर का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो ये पहले इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन इजी है काफी, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे देखो एक क्वेश्चन इस पे मैं तुमको और कराता हूं, मान लो थोड़ा सा सवाल घुमा दिया, इस तरीके से ले लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन डबल बॉन्ड, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, सोडियम और ड्राई ईथर। अब इसमें देखो क्या होगा, जब पहले रेडिकल फॉर्म होगा, रेडिकल क्या फॉर्म होगा, यहां पे रेडिकल, सॉरी, और यहां पे रेडिकल, और बीच में है डबल बॉन्ड, ठीक। अब क्या करेगा, ये आपस में तो कॉम्बिनेशन तो करेगा नहीं, 4 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड के साथ तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। एक काम ये कर सकता है, ये पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, होमोलिटिक क्लीवेज करा दें इसका। ऐसा कराने पे क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो रेजोनेंस शो कर रहा है, उसके कारण जो प्रोडक्ट आ रहा है वो काफी स्टेबल भी आ रहा है। सो दिस विल बी दी प्रोडक्ट। अब ये तो सिर्फ सिंपल स्मार्टनेस का ही केस था ना। जैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन और ले लो, मान लो ये सिनेरियो दे दिया, जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने देखा, यहां ब्रोमीन ले लो, इसका रिएक्शन करा दिया हमने सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। अब पहले यहां पे रेडिकल फॉर्म होगा इस तरीके से। अभी तक ये क्या कर रहा था, रेडिकल आपस में कंबाइन कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मुझे पाई बॉन्ड दिख रहा है। इस पाई बॉन्ड का अगर मैं होमोलिटिक क्लीवेज कराता हूं तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है रेजोनेंस के कारण। देखो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो उस चीज का टेंशन मत लेना। रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल एल्कीन फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस।